गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और सबसे पहले अहम तरीन मुलाकातें और अहम तरीन दौरे के बारे में आपको अपडेट करते हैं ब्रीफली। उसके बाद अपने मसाइल तो हमारे चल ही रहे हैं। हमारे सामने तो कुछ और अहम तरीन है, लेकिन हमारा अपना अंदाजा ये है, हमारा मसला तो ड्रग क्वीन पिंकी है, लेकिन अदरवाइज दुनिया में और भी अहम मसले हैं। और इस वक्त आपको पता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सरकारी दौरे पर हैं और उनकी एक मरतबा फिर मुलाकात हुई है चीनी सदर शी जिनपिंग से और दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई है। और चीनी सदर की तरफ से ये कहना कि हमें राइवल्स के बजाय पार्टनर्स होना चाहिए, बड़ा मानी खेस है। इस पे जाहिर है डिप्लोमेटिक हलकों में भी बात हो रही है, होती हैं जो हो रही हो वो बड़ी मानी खेज होती हैं, और जो बातें ना हो रही हो, जो टॉपिक टॉपिक हो ना, जो ऑफ आप जिन पे बात नहीं कर सकते, दे आर मोर टेलिंग एक्चुअली, जिसके बारे में हम जरा डिटेल में बात करेंगे लेटर इन द शो। लेकिन हमारे मसले कुछ और ही चल रहे हैं। अच्छा, ये तो सारा कुछ चल ही रहा है, मतलब इनकी टॉक्स और मुलाकातें। इलॉन मस्क अपना फोन लेके हर जगह मौजूद हैं और वो वीडियोस बना रहे हैं। आई थिंक ही इज जस्ट मेकिंग टिकटॉक्स एंड स्टफ। वो हर जगह इन ऑ है, आई बिलीव, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। बट एक्चुअली इफ ही इज मेकिंग स्टफ लाइक टिकटॉक, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, तो चाइना तो खुश होगा इस चीज से। इजाद तू नहीं की है, वो कहेंगे कि व्हाई नॉट। देखा, इसीलिए तो हमें पता था कि बड़े से बड़ा बंदा भी ले आओ, वो टिकटॉक पे लगी जाएगा। And you know कि अमेरिका में एक पॉलिटिकल मसला बना रहा है टिकटॉक, इवन बिफोर द इलेक्शंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि चाइनीज ऐप है एंड अमेरिका में बेइंतहा पॉपुलर है। अच्छा जी, हम आ जाए अपने मसलों पे। हमारे तो मसले ही कुछ और हैं जी। हर नया दिन नई कहानी सामने ला रहा है, और मंशियात केस में कराची से गिरफ्तार की गई पिंकी अकेली नहीं है, अब ये पता चला है। वैसे पिंकी ने अकेले क्यों होना था, मतलब एमी हम मूवियाँ बना रहे हैं तो एक मजबूत खानदानी ये इंटर प्रोविंशियल समझ ले एक नेटवर्क है जो चलता है, और जिसमें उनकी पूरी फैमिली मुलव्वस है, पूरा खानदान। दो सूबों की पुलिस अब तक ये समझने की कोशिश कर रही है, वो कहते हैं ना, कौन था, डॉन था ना, हाँ, ये बिल्कुल आपने कहा है, दो सूबों की पुलिस, 14 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। अब ये दो सूबों की पुलिस अब तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि मनशियात फरोशी का ये गैंग कैसे काम कर रहा था। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया है। मुलजिमा को मनशियात के किसी खरीदार से कहते सुना जा सकता है कि उसके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है, रकम का स्क्रीनशॉट भेज दें, 10 मिनट में मनशियात उसके डोर स्टेप पर मौजूद होगी। उसने राइडर्स भी रखे हुए थे, जिसकी तादाद वो इनिशियली 7 बता रही है, जिसमें से 4 उसके मुताबिक गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने काम छोड़ दिया। 3 राइटर्स अभी भी काम कर रहे हैं। शाउट आउट टू ऑल द Abdullah, shout out to all the writers and directors and movie makers out there. Write about it. Make a movie out of it. You know, had this happened anywhere in Bollywood or Hollywood, अब तक इसके कॉपीराइट्स ले लिए होते किसी ने, और कोई कहानी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी होती। यही कहानियां होती हैं ना। और इसके राइडर्स को ये फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनाती है, सो उसके थ्रू ये पैकेजेस में पार्सल करती है मनशियात। I didn't get a half of it. What did she say? पता नहीं क्या मिलावट शिलावट नहीं की हुई, और ख़ास लोगों के लिए ख़ास, जिस तरह मतलब एनी शॉपकीपर, एनी डीलर, एनी बिजनेस पर्सन have watched in a movie or something. Honestly, ये काफ़ी मूवी-ish चीज़ें हैं, because असल लाइफ में कोई भी कारोबारी आदमी अपना सामान, अपना सौदा इसी तरह बेचने की कोशिश करता है, चाहे वो कपड़े बेच रहा हो, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो। ये ड्रग्स बेच रही थी। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए महाना अदा करती थी। जाहिर है अदरवाइज ये कैसे चल रहा था काम। एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत भी दी, और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पुलिस मेहनत कर रही है और कोताही करने वालों को सजा भी मिलेगी। अच्छा, अभी हम आपको लाइव लिए चलेंगे, इस बारे में मजीद हमने बात करनी है। हम सबके दौरे चीन पे दोबारा जाएंगे। अरे ये तो सब्ज बाग दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की है। हो सकता है कौन किसको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, वैसे तो सदर ट्रंप को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। अच्छा, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस, कल मैं और भी न्यूज़ नेटवर्क्स वगैरह पे देख रही थी कि सदर ट्रंप जो है ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जो अभी हम ईरान के दौरान, ये सारा वॉर के दौरान अमेरिका में बैठे हुए जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और जो जिस लहजे में बातें करते थे, वो कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हाँ। ये बड़े ही सबड्यूड नजर आ रहे हैं, इतने फायरी नहीं नजर आ रहे। खास तौर पे इनका एक फेमस हैंडशेक है, जहां इनका मतलब लगता है कि अगले का शायद हाथ ही तोड़ दें, छोड़ते नहीं है, बहुत जोर का हाथ हिलाते हैं। वो भी महसूस हमें नहीं हुआ, बल्कि उसमें भी हमें अपर हैंड जो है ना, वो सदर
थोड़े इनका ज्यादा लगा। ओवरपावर्ड नजर आ रहे हैं, अंडरपावर्ड होते नहीं, क्या? ओवरपावर्ड बाय द अदर By साइड the other आप side, कह yes. सकते हाँ, हैं। by the other side. सबड्यूड वुड बी द राइट वर्ड, Subdued would be the right word. कि वो नजर आ रहे हैं, ही डज नॉट लुक एज फायरी और इन कंट्रोल इवन। somebody else definitely has the reins। अभी भी देख लें तो आपको ये नजर आ रहा होगा। And also his delegation, they're literally in awe what they are Not just witnessing that, around. he has brought absolutely everybody and anybody. anybody and everybody। मतलब ये बहुत ज़्यादा कीन है कि इनके बहुत मुआहदे हों, ट्रेड इनकी जो है वो बड़े, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि इन्होंने देख लिया है कि चाइना के साथ हाथ मिला के आगे चलना Would be फ़ायदेमंद beneficial. होगा, बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन फॉर एवरीबडी। तो स्टेटमेंट्स इनकी एक चीज़ होती है। अच्छा, ये जाहिर है मार्को रूबियो जो हैं, वो बहुत impressed हैं। क्यों नहीं seem to be होंगे भाई, हम amazed impressed by हैं। the roof somehow ceiling. उसके बाद Elon Musk also became the center stage because Elon Musk जाहिर है वो जैसे भी आदमी है, बड़े मुतनाज़ा सी शख्सियत है और उनके ख्यालात से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, वो लेकिन Elon Musk जो हाँ, वीडियो बना लेकिन रहे वो हैं। स्टार तो है ना, और उनके साथ और भी बहुत सारे और फिर जब वो लोग कुछ कर रहे होते तस्वीरें हैं, बनवा रहे हैं। whatever he does, वो फिर that makes news as well। So he's टेक की दुनिया के एक जाहिर है मतलब he is the emperor of the tech world। बेताज बादशाह जी, जिसे बिल्कुल कहा जा ऐसा ही सकता है वो हैं। और ये Xiaomi, हैंडशेक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, खैर एनीवे वो हैंडशेक वाला पार्ट तो कट ही गया। हाँ, और चीनी टेक कंपनियां Xiaomi और दीगर लोग, सब लोग Elon Musk के साथ तस्वीरें बनाते हुए नजर आए, एंड so on and so forth. So Elon Musk also became the center of attention rather। वे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, दोनों तरफ से जो डेलीगेट्स के मेंबर्स मौजूद थे, और जाहिर है मुलाकात के बारे में भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। So this was something that was happening now and we thought कि हम आपको सीधा इधर ले जाएं। पिंकी तो हमारी अपनी है ना, तो उनके बारे में तो बात होती रहेगी। नो सॉरी। अच्छा, हमारी बहुत सी बातों से लग रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ बीन इन द हेडलाइंस फॉर अ फ्यू डेज नाउ, कि ये ज़रा थोड़ी सी ग्लैमराइज होती जा रही है ये चीज़, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े इंकशाफ भी हो रहे हैं। अच्छा, शर्जील मेमन साहब का क्या कहना था, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बड़ी मेहनत की है पुलिस ने और कर रही है, कोताही करने वालों को सजा भी मिलेगी, जबकि एडिशनल आईजी आजाद खान कहते हैं कि केस में कोई कमजोरी नहीं। लिसन टू दिस। आप देख लेंगे पुलिस काम कर रही है, पुलिस मेहनत कर रही है। अगर नीचे लेवल पे किसी की कोई कोताही थी तो उसको सज़ा भी मिली, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर जो है वो पहली हेडलाइन बना के हम जिस तरह सब चलाते रहे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा, मेरी ज़ाती राय, हो सकता है मीडिया की सोच अपनी हो, मेरी उसमें ज़ाती राय कि उसको ज़्यादा इतना हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर कहीं पे मीडिया होती है इसलिए कि कहीं पे हमारी कोई कमी कोताही है तो उसको उजागर करें, और हम आंसरेबल हैं। उसको बेहतर करें। देखिए, प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, तो जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में है तो इन केसेस की भी, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, खास तौर पे जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर करेंगे। तो इसमें खलास जो है पिंकी के केसेस में, उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इंशाल्लाह होगा जी। और हमारी तरफ से कोई खला इस तरह का नहीं है, वो कोई और कह रहा है तो वो खला नहीं होता, ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। डेफिनेटली, ऑब्वियसली जो स्टोरी है, जो खबर है, उसको रिपोर्ट तो करना जरूरी होता है। एनी खबर वी विल रिपोर्ट। एंड एक पूरा गैंग जाहिर है चल रहा है, पूरी फैमिली का गैंग है ना, पूरी फैमिली का गैंग है, और इंटर प्रोविंशियल ये गैंग है, और किस तरह ये सिस्टम को चकमा देकर और सिस्टम को रिश्वत भी खिलाकर बचती रही है और बच निकलती रही है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। श्योर अबाउट द चकमा देकर, कुछ जगहों पे तो चकमा ही दिया होगा और कुछ जगहों पे पैसे दिए और कुछ जगहों पे शादी भी कर ली। मतलब she did absolutely anything and everything to promote her business. Anyway, इनके घर वाले जो हैं वो सारे मंशियात फरोशी में मुलव्विस रहे हैं, इनके साथ इनका शाना बशाना जिसको कहते हैं रहे हैं, और पिंकी के मुताबिक उसके साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड है। बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब लाहौर में पकड़ा तो भाई को जब पकड़ा तो गाड़ी लेके भाग गई। हाउ इंटरेस्टिंग, क्योंकि पता था ना भाई को छुड़वा लेगी। हाँ, she had to run away to get him out, I guess. मुलज़िमा के मुताबिक उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं। साबिक शौहर, अब साबिक शौहर ही पुलिस वाला ही है जो इंस्पेक्टर था। अब ये हम जानेंगे, अहमद फराज भी हमारे साथ। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, क्यों ना उधर ही चले जाएं। हाँ, ये सारे सवाल हम पूछ लेते हैं हमारे साथ कराची से, और अहमद फराज है हमारे साथ लाहौर से। हम यही से बात शुरू कर लेते हैं। ये साबिका शौहर के भाई वकील भी हैं। अहमद फराज ये वही पंजाब पुलिस वाले साबिका शौहर हैं जो जिनके भाई वकील भी हैं, जिनसे मतलब बड़े which would be right to say अहमद फराज के इनके बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से शादियां भी रही हैं। बिल्कुल, इसकी जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों से शादियां भी रही हैं। ये ख़ास तौर पर ये जो होते हैं ना, ये वारदाती किस्म के जो लोग होते हैं,
वो उनके जो करीबी अजीज होते हैं ये वकील ही होते हैं। वो एक बहुत मशहूर कार चोर था शहनशाह, वो 5 भाई थे, 2 उसके भाई वकील थे, वो उसकी ज़मानतें कराते थे। ये पिंडी का वाकया था। खैर हम इसी पे आते हैं, पिंकी पे। तो ये जो पिंकी है, इसके बारे में जो आपने सवाल किया, इसका जो साबका शौहर है ना, वो भी गालिबन कोई वकील ही था। लेकिन ये जो मौजूदा जो जिनके बारे में ये कहा रहा है, जिनकी शादी हुई थी, जिनको बारे में कहा जा रहा है कि उनके मुबैना शौहर इंस्पेक्टर हैं, तो अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर की जानिब से ये कहा गया कि उसने शादी नहीं की हुई थी, लेकिन इसके साथ उसके मरासम थे, दोस्ती थी। लेकिन वो कहा यही जा रहा था बाहर, उसने ये मशहूर किया वाता खातून ने कि वो उसका शौहर है। अच्छा, दूसरा ये जो अब आपने इसके बारे में सवाल किया है, इसके बारे में ये बात तो कंफर्म है ना पिंकी के बारे में कि ये सिर्फ कराची में उसका नेटवर्क नहीं था, उसका नेटवर्क पूरे लाहौर में था, पूरे कराची में था, इस्लामाबाद में था और दीगर सूबों में था। उसकी वजह यह है कि लाहौर से ये जो मुकदमात उसके मिल रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि इसका लाहौर में नेटवर्क था। तो लाहौर से अब तक इनिशियली तो पहले यही पता लगा था ना कि ये लाहौर में इश्तिहारी नहीं है, इसलिए इसे मुबैना तौर पर पकड़ा और कराची में इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। मुतज़ाद इत्तलात बहुत सी सामने आ रही थी। क्या लाहौर में इसके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, क्या उनमें भी इश्तिहारी है ये? अब्दुल्ला, ये जो मुकदमा दर्ज हुए हैं ना, अब उसकी मजे की बात ये बता दूं कि उसमें एक ही पैटर्न है। पैटर्न एक ही है कि नासिर को पकड़ा, नासिर ने बताया कि वो ये जो है, ये जो पूड़ी है, ये जो डिब्बी है, ये अनमोल की है। रियाज को पकड़ा, उसने ये कहा कि ये जो डिब्बी है ये अनमोल मतलब राइडर्स को पकड़ पकड़ के यहां तक पहुंच रहे थे ना? ये कहा पैटर्न वही है, पैटर्न तमाम मुकदमात का वही है। और ये बहुत बड़ा गैंग है कोई, जो पुलिस को, यानी कि आप ये देखो मुख्तलिफ 3-4 थानों में ये मुकदमात दर्ज हुए हैं और वो किस तरह मैनेज हो रहे हैं कि इसको बाकायदा नामजद किस तरह किया जा रहा है, गोल मोल नाम लेके कि ये जो कोकीन थी ये उसकी थी। अच्छा, ये जो उसको आखिर में जाके नामजद कर रहा था ना, ये वही पुलिस वाला सोर्स कह ले, जो भी उसका चैनल, ये फिर उसको बता भी रहा था और उससे फिर पैसे भी खाता रहा। वो उसको ये कह रहा था कि तुम्हारा नाम डाल दिया लेकिन तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम इतने पैसे दे दो। अब इसमें किस हद तक इसी पे जरा आगे आते हैं। अच्छा काशिफ, आपसे हम जो कुछ विजुअल साथ साथ दिखा रहे हैं ना, तो उसमें बड़ी जीनियस किस्म की मतलब इनके आइडियाज थे, जहां हमने एक डबरोटी भी देखी है। आप देख नहीं रहे कि किस किस चीज में वो छुपा के, ऑब्वियसली एक डिलीवरी सिस्टम, पूरा एक नेटवर्क बल्कि रादर हम कहेंगे कि बनाया हुआ था। तो ये इस नेटवर्क के हवाले से बताएं। शी हैड राइडर्स, शी हैज डिलीवरी बॉयज एंड डिलीवरियां कराची में हो रही थी, सिंध के और शहरों में भी हो रही थी, बिकॉज ये नेटवर्क काफी वाइड लग रहा है। काशिफ, आवाज आ रही है? बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, इस पॉइंट पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेटेस्ट खबर भी है मेरे पास। मैं चाहूंगा सबसे पहले वो आपसे डिस्कस करूं कि गलती सिर्फ कराची पुलिस की या साउथ पुलिस की नहीं है, गलती जो है वो सामने पंजाब पुलिस की भी आती है। और इस हवाले से पंजाब पुलिस को, आईजी पंजाब को बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा गया है। चूंकि पिंकी रहती जो थी वो मुबैना तौर पर ये चीज क्लियर हो गई है कि वो लाहौर में रहती थी, उसका लाहौर में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। कराची में एक अनम नाम की खातून थी जिससे वो राब्ते में रहती थी और जिसको तमाम तर चीजें सप्लाई करती थी। इस हवाले से जो लेटर लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि इसका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर जो भी मुकदमात लाहौर में है उनमें उसकी गिरफ्तारी डाली जाए। अगर कराची पुलिस की जानिब से कोर्ट में पेशी के दौरान गफलत हुई है या चीजें सामने आई हैं या उसके बाद इंटरोगेशन में कोई चीजें सामने आई हैं, तो गलती लाहौर पुलिस की भी है कि वहां ये रह भी रही थी। वहां के मुकदमात अब सामने आ रहे हैं, जब कराची पुलिस ने इसको पकड़ा तो इससे पहले क्यों नहीं सामने आए थे। न सिर्फ उनको लिखा गया है बल्कि ANF को भी लिखा गया है, जो हुकाम है उनके, और उनको भी खत में कहा गया है कि वो भी जो है वो अपनी चीजों को क्लियर करें, क्योंकि काशिफ ये कंफर्म हो गया है, उनका भी है। काशिफ ये कंफर्म हो गया है कि इनको पकड़ा कहां से है, क्योंकि अभी वो घर जो था, वो एड्रेस वगैरह वो सब कुछ तो था नहीं। तो क्या ये कंफर्म है कि शी वाज कॉट फ्रॉम कराची और लाहौर? बड़ा सस्पिशियस लग रहा था वैसे वो सारा रेड, क्योंकि बहुत से ये भी ऐसी बातें हो रही हैं कि एक्चुअली ये कहीं और पकड़ी गई थी, फिर इनको कराची पुलिस के हवाले किया गया है। बिल्कुल, जराए जो हैं वो इस चीज को भी बताते हैं कि ये कराची से नहीं पकड़ी गई, और इस हवाले से जो है उस मामले को भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जा रहा है। चूंकि जो एक फ्लैट की वीडियो सामने आई, फिर वो तमाम तर मामला सामने आया, तो इस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि इससे कहीं और से पकड़ा गया, उसके बाद कराची पुलिस के हवाले किया गया, और कराची पुलिस इस हवाले से शायद रेडी नहीं थी। जब उन्हें इनकी हवालगी दी गई तो उसे फौरी तौर पर कोर्ट में पेश कर दिया गया। इन मामलात की भी तहकीकात होनी है, ये तमाम तर चीजें भी सामने आनी है। लेकिन
आप ये देखिए कि पिंकी के हवाले से, उसकी फैमिली ट्री के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज उसके भाई के जो मुकदमा थे वो भी सामने आ गए। इवन कराची में भी जो है वो उसके भाई मंशियात के हवाले से जो मुकदमात में बंद भी हो चुके हैं। उसका एक भाई जो 2024 में कराची के ही साउथ कितने बहन भाई हैं? बंद हुआ और उसके बाद ये पिंकी को मिलाकर जो बताया गया है कि वो 11 बहन भाई हैं नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक, जिनमें से इसके 3 जो भाई हैं वो प्रॉपर मंशियात के इस धंधे के अंदर It is a family business थे। और जो लाहौर में भी एफआईआर हुई, अहमद फराज ने भी कहा। अच्छा अहमद, अब मुझे बताइएगा, कल हमारी आपसे भी बात हो रही थी और आपने कहा था कि यूजुअली इन केसेस में जो भी सब्सटेंस बरामद होता है रिमांड नहीं होता, यही बस लिखा जाता है, लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरिंग का केस है, ये लोकल मौजूद इंग्रेडिएंट से। अच्छा ये भी क्लियर कीजिएगा कि ये कोकेन जो है ये इंपोर्ट होती है कहीं से, इंपोर्ट तो नहीं होगी, स्मगल होती है, बनी बनाई सब्सटेंस कहीं से आ रही है किसी और मुल्क से, या ये जीरो से यहाँ तैयार की जा सकती है इंग्रेडिएंट्स? और ये क्या किस तरह का काम कर रही थी? क्या पिंकी मैन्युफैक्चरर थी या सप्लायर थी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये मैन्युफैक्चरर भी थी, ये सप्लायर भी थी। और जहाँ तक अब ये सवाल है कि ये कहाँ से आती है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बॉर्डर पर काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। वहाँ से जो है ना ड्रोन पकड़े गए थे, बड़े बड़े ड्रोन पकड़े गए थे, और उन ड्रोन के ज़रिए वहाँ से जो इंडिया से जो ड्रोन उड़ते थे, उन ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर ये मंशियात आती थी। ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, इसके मुकदमा दर्ज हुए हैं। जो जीरो लाइन है वहां पर कुछ सरहदी जो गांव हैं वहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स को पकड़ा गया, पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और आज तक ये कार्रवाई जारी है कि ये जो ड्रोन के जरिए ये जो मंशियात की तरसील होती है ना, ये हमारे हमसाया मुल्क से होती है, ये वहां से आती है, वहीं पे पैदा होती है और यहां से जब यहां से पहुंचती है उसके बाद फिर ये मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जाती है। मुझे याद है लाहौर में केस हुआ था, बिल्कुल बरकी वाले बॉर्डर पे हुआ था। ये इंडिया से आ रही हैं या अफगानिस्तान से भी आ रही हैं? देखिए इंडिया से भी आ रही है, अफगानिस्तान तो आपको तो वहां तो पैदा होती है। अफगानिस्तान में तो दो ही तो उनका काम है, एक दहशतगर्दी और एक ये मंशियात, वहां से भी आती है। लेकिन मेन जो लाहौर में जो मेन तरसील जो होती थी, मेन जो पॉइंट था ना, वो बॉर्डर ही था और इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। ड्रोन के जरिए आती थी और ड्रोन के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचती थी तो ये यहाँ पे फिर इसके जो ग्रुप बने हुए थे फिर वो उसकी तरसील करते थे। और ये जो पिंकी का जो रैकेट है, देखिए इसमें बात बिल्कुल जो अभी काशिफ ने कही है, ये रैकेट बड़े अच्छे से काम कर रहा है। अगर वो हिस्ट्री शीटर थी तो सवाल यह है कि अगर वो हिस्ट्री शीटर थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसको इश्तिहारी क्यों नहीं किया गया? अब आईजी पंजाब पुलिस इस केस को देख रही है अपने तई भी? बिल्कुल देख रही है। अब पता क्या, अब तो शोर मच गया ना, क्योंकि इस पिंकी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है, सिस्टम को बेनकाब कर दिया, सिस्टम को नंगा कर दिया है। अब पहले तक तो ये जो प्रिंसिपल अक्यूज है उसके जो भाई थे वो बरी हो गए, पर्चे की उसकी जो है। अच्छा गॉट इट। हम वो अक्रॉस द बॉर्डर वाली जो अभी बात कर रहे थे वो इंडिया वाली मेक सेंस, क्योंकि अफगानिस्तान में कोकेन जो है वो नहीं बनती और ज्यादा उनका जो प्राइमरीली ड्रग इकोनॉमी है दैट इज सेंटर्ड ऑन ओपियम, हेरोइन और वो और चीजें हैं, तो उसमें वो कोकेन वाली बात नहीं आती। इन एनी केस काशिफ फाइनली ये बता दे, बेल हो सकती है या नाउ शी इज इन? मतलब अब जो केसेस हैं वो इतने पक्के हैं कि कोई सजाएं एक्सपेक्ट की जा सकती हैं या फिर अभी भी शी कैन बी आउट ऑन बेल? देखिए जो रिमांड के 3 दिन थे वो आज खत्म हो रहे थे और आज पिंकी को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन चूंकि इसके केसेस के हवाले से मजीद चीजें भी सामने आ गई हैं। रात गए जो है वो सचल थाने की हदूद में भी एक रेड की गई। पिंकी का जो घर का एड्रेस है जो नादरा में रजिस्टर्ड है वहां से भी मंशियात बरामद कर ली गई है, डीआईजी साउथ का ये बताना है। तो इस केसेस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और आज इसे पेश जो है वो नहीं किया जा रहा है। डीआईजी साउथ भी बता रहे हैं और दीगर जो हमारे जराए हैं वो भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तो इससे जो है वो अब मजीद स्ट्रॉन्ग भी किया जा रहा है। साथ साथ जो रिमांड दिया गया था उस रिमांड की इस्तदा की जाएगी कि उससे भी मजीद बढ़ाया जाए और पुलिस इस चीज को मेक श्योर कर रही है कि उसे बढ़ा दिया जाएगा। पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब ना सिर्फ पिंकी के इस मुकम्मल रैकेट को या फिर जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बहुत सारे राइडर्स या बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स के नाम सामने आ गए हैं जो यूज करते थे,
उनके हवाले से कार्रवाई की जा रही है, बल्कि डिफेंस या फिर कराची के पोश इलाकों के अंदर जो दीगर पंचायत के मेन नेटवर्क थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रॉपर जो है वो पुलिस की जानिब से चार्ट तरतीब दे दिया गया है, जिसके अंदर जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं उनके नाम दर्ज हैं, जो पिंकी से मुंसलिक थे या फिर पिंकी के अलावा कराची के मुख्तलिफ ज़ाहिर है शी मस्ट नॉट बी द ओनली वन इन कराची। बहुत शुक्रिया काशिफ एंड अहमद फराज, इसके अलावा भी बहुत होंगे और हैं। एंड इफ यू आर टू बिलीव मीडिया तो पूरी वो जो लिस्टें निकल रही हैं, मतलब डीलिंग इज वन थिंग, कंज्यूमिंग इज अनदर, तो थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंशिएट करना चाहिए। दिस वाज अ बिजनेस फॉर हर, और सारी डिटेल्स तो अब आपने सुन ही ली हैं। दोस्तों की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये मैं आपको डिस्क्लेमर इधर दे रही हूँ कि यस मेरे साथ अभी बताइएगा कि हुआ मैं है। आपसे उधार मांगा था मतलब और ये कुछ हमारा रिटर्न चलता भी नहीं था रहता है। खास। एनीवे, अच्छा जी, एक ये हम पहले भी एक्चुअली अभी जो बात करने वाले हैं ना, हमने पहले भी बात की है एंड वी थॉट दैट सम चेंज माइट हैव बीन मेड बट नॉट रियली। पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, वो मारने की मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, मतलब मारा चला जा रहे हैं उनको। और हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे आवारा कुत्तों को फायरिंग से या जहर देकर मारने पर पाबंदी आयद की हुई है। डिस्पाइट दैट इट्स हैपनिंग, अदालत ने आवारा कुत्तों की तादाद पर काबू पाने के लिए वाज़े तौर पर वैक्सीनेशन, न्यूटरिंग या नसबंदी जिसे कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन जैसे तरीक़ेकार इख्तियार करने का हुक्म दे रखा है। पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप समेत जानवरों के हकूक़ की दीगर तंजीमें कुत्तों को मारने की आपको पता है मुखालफत करती रही हैं, कर रही हैं। इन तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जानवरों को इस तरीके से मारना जुल्म है। आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर राइज TNVR पॉलिसी पर अमल किया जाए, जिसका मतलब है पकड़ो, नसबंदी करो, वैक्सीन लगाओ, छोड़ दो। इस तरीके से शहरियों की हिफाजत भी मुमकिन है और जानवरों की को गैर ज़रूरी अजियत भी से भी बचाया जा सकता है। लाहौर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि शहर से आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए कुत्तों को पकड़कर शहर से दूर दराज ले जाकर छोड़ा जा रहा है। अच्छा, हम कराची छोड़ा में तो जा रहा है या हमें मारा जा रहा है? ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम कराची की बात करें तो कराची में हमें पता है एक सफाई सुथराई का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। इनफैक्ट वो लेवल क्या, बिल्कुल भी कोई लेवल नहीं है जो होना चाहिए। कूड़े के ढेर जा बजा हमें नजर आते हैं, अक्सर मकामात में नजर आते हैं। से हमने बात की है, उन्होंने हमें यही बताया है कि ये जो गंदगी होती है ना, ये इनके ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये इनके ब्रीडिंग लेकिन लाहौर में तो सफाई सुथराई जबरदस्त है, तो वहाँ क्या चीज़ है जो इनकी नस्ल इतनी ज्यादा बढ़ रही है और वहाँ उस तरह से कूड़े के ढेर तो नहीं है? यही सवाल हम जरा अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछते हैं। उमे फरवा ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, और साथ ही एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, नबीहा अयाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमे फरवा, पहले तो हमें ये अपडेट देंगे क्योंकि कराची के एक्सपर्ट से जब भी हमने बात की है तो वो यही कहते हैं कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है जब बहुत ज्यादा गंदगी होती है, खाना पीना वहाँ फेंका होता है, कूड़े के जो ढेर होते हैं जो कि चप्पे चप्पे पे हैं, तो दैट इज व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन ये आवारा कुत्ते। तो लाहौर में तो वो वाला लेवल नहीं है, क्या हो रहा है वहाँ? जी बिल्कुल अब्दुल्ला और हुमा, यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि कुत्तों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम बात करें लाहौर की कोई गली, कोई सड़क, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी आपको आवारा कुत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। ये कुछ अरसे से इन आवारा कुत्तों की तादाद थोड़ी सी कमी देखने में आ रही है। और जिस तरह से आपने अभी बात की कि एक्सपर्ट कहते हैं कि गंदगी की वजह से ये शायद ऐसे इनकी ब्रीड ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ लाहौर में अभी तक इस तरह से किसी भी एक्सपर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिस पर हम ये दावा कर सकें कि वाकई गंदगी जो है इसकी जो पैदाइश है या इसकी पैदावार बढ़ाने का बायस बन रही है। अगर हम 2024 से लेके 2025 तक देखें तो पूरे पंजाब में 4 लाख से ज़्यादा कुत्ते के काटने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह से अगर मैं अभी की बात करूं रवा साल की, तो लाहौर के अंदर अगर हम सिर्फ देखें ना तो वो 1000 से ऊपर इसकी तादाद पहुंच चुकी है। और अगर हम देखेंगे कुत्ते के काटने से अमवात कितनी हुई हैं, तो लाहौर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, उसमें अब तक 4 हलाकतें जो हैं उनकी तस्दीक हुई हुई है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा दें कि कितने वाकयात यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वाकयात तो बहुत अलार्मिंग है उम्मे फरवा। अब क्या है इसका, ये जो 4 अफराद की मौत हुई है, क्या वैक्सीन, यहाँ पे हमें कराची में तो ये भी मसला होता है, हमारे पास तो वैक्सीन नहीं होती रेबीज़ की अक्सर मकामात पे। सो अगर पंजाब की हम लाखों की तादाद की बात कर रहे हैं, लाहौर में 1000 की तादाद की बात कर रहे हैं, यहाँ वैक्सीन मौजूद होती है, इलाज यकीनी बनाया जाता है जो भी शख्स कुत्ते के काटे की शिकायत लेकर आए?
जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल कुत्ते के काटने के अगर वाकयात रिपोर्ट होते हैं तो लाहौर के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा एक सेंटर बनाया गया है जो कि पूरे पंजाब, यहाँ कहीं से भी अगर कोई आता है पेशेंट तो उसको फौरी तौर पे फैसिलिटेट करता है। इंजेक्शन यानी जो वैक्सीन लगनी होती है वो भी लगाई जाती है। उसके बाद उसको पूरा शेड्यूल जारी किया जाता है कि इतने इतने दिन के वक्फे के बाद या 1 या 2 महीने के वक्फे के बाद जिस तरह से कुत्ते के काटने का होता है वो पूरा केस रिपोर्ट होता है और उसके बाद उसको वैक्सीन जो इंजेक्शन लगने होते हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे तो इस लिहाज से कोई मसला नहीं है कि दवाई जो है या इंजेक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आवारा कुत्तों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। माजी में अगर हम देखें तो माजी में ऐसा ही होता था, गोली मारकर या कीमे के अंदर जहर मिला के उनको मार दिया। अच्छा इधर रुक जाएं उमर फरवा, वेट लेट्स टॉक टू नबिहा जी। नबिहा से पूछते हैं, नबिहा ये ऑफ कोर्स इट साउंड्स बहुत ही इनह्यूमन साउंड कर रहा है कि गोली मार दो कुत्तों को और या फिर उनको जहर दे दो, मतलब डॉग कलिंग क्या वाकई बहुत मैसिव लेवल पे लाहौर में हो रही है? और अगर ये ना किया जाए और कंट्रोल भी किया जाए जाना हो, क्या आइडियाज, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए डॉग कलिंग अभी लाहौर में तो जिस तादाद से हो रही है इट्स एक्चुअली अलार्मिंग। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं, सारे ऑन ग्राउंड हैं। उन्होंने काफ़ी व्हीकल्स को इंटरसेप्ट भी किया है टू एक्चुअली रेस्क्यू दीज डॉग्स। ये MCL की गाड़ियों में डॉग्स पकड़े जा रहे हैं और इनको फिर डंपिंग साइट्स पे लेके जाके देयर आर एक्चुअली वीडियोस जो कि निकल रही हैं साइट्स पे कि आप उनको पहले कन्फाइन करते हो डॉग पोल से, फिर आप उनको एक डंपिंग साइट पे लेके जाते हो एंड देन यू शूट देम पॉइंट ब्लैंक। अब आप सोचें इसके और भी अलार्मिंग इसके इफेक्ट्स हैं कि जब आप इनको सोसाइटी से पकड़ रहे हो, इतनी बेदर्दी से पकड़ रहे हो, आप लोगों को किस तरह क्या ये चीज़ दिखा रहे हो। एक तो ये, दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं कि डॉग कलिंग कितनी अफेक्टिव है, WHO ने इसको कह दिया हुआ है इनफेक्टिव। सो हम इसको पिछले पता नहीं कितने सालों से हम इसको इम्प्लीमेंट करी जा रहे हैं और कोई हमारी डॉग पॉपुलेशन लेवल्स में डिफरेंस नहीं आया। बात आई रेबीज की। देखिए जब हम रेबीज की बात करते हैं इट इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन हम रेबीज की वैक्सीनेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इस वायरस को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। अब जाके जो कलिंग्स हो रही हैं वो रेबीज को तो कुछ भी नहीं कर रही। आप पॉपुलेशन कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा, डॉग्स ने फिर भी प्रोड्यूस करना है जो रह जाएंगे। और ऊपर से इसका और भी जो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बिकॉज इतनी ज़्यादा कलिंग हो गई है, हम डॉग्स की पॉपुलेशन में एक इंक्रीज देखेंगे बिकॉज दिस इज दैट मेंटालिटी कि आप उन्होंने भी अपनी स्पीशीज को बचाना है, राइट? सो दे आर गोइंग टू ये देखिए ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये हर स्पीशी की एक लाइफ साइकिल है उसका और उसकी एक अपनी मेंटालिटी है और जब सर्वाइवल पे बात आती है देन दे रिप्रोड्यूस मोर। और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे कलिंग की गई है दिस हैज बीन प्रूवन कि उतनी ही तादाद में फिर ब्रीडिंग होती है और उससे ज़्यादा फिर कुत्ते आने वाले चंद सालों में नजर आते हैं। तो फिर व्हाट आर द इफेक्टिव वेज? वैक्सीनेशन ऑफ द डॉग्स और न्यूटरिंग, क्या हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी 2021 में पास की गई थी। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हम थोड़े हर कुछ महीने बाद इस मसले में दोबारा फंस जाते हैं। गवर्नमेंट शुरू कर देती है कलिंग, इंडिपेंडेंट सोसाइटीज कलिंग शुरू कर देती है, हर कोई उठ के कलिंग शुरू करता है। अब आप सोचें सिचुएशन इतनी गमगीन हो गई है कि अब इंडिविजुअल्स जो है ना वो भी शुरू कर रहे हैं ये चीज़। तो आप सोचें दिस इज ऑल्सो लीडिंग टुवर्ड्स अ सॉर्ट ऑफ टेररिज्म इन द सोसाइटी। जब एक के किसी डॉग को मार देता है, ये भी हमें इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। सो वी हैव टू एक तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कलिंग वर्क करती ही नहीं है। कलिंग वर्क नहीं करती, दैट्स वाई WHO ने TNVR को इम्प्लीमेंट करने का कहा है। हमें इनकी नसबंदी करने की ज़रूरत है, हमें इनको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम मैस वैक्सीनेशंस नहीं करेंगे तब तक हम रेबीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा ये अभी भी उन चंद ममालिक में गॉट इट नबिहा। उम्मे फरवा जल्दी से ये बता दे, जब अदालत ये बात समझ चुकी है और उसने अपनी जजमेंट में ये बता दिया है कि न्यूटर करें, स्टरलाइजेशन करें, नबिहा भी जो अपने आइडियाज़ दे रही है, मतलब कलिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क क्लियरली, तो फिर तो ये वायलेशन अदालत के हुकाम की भी हो गई ना? देखिए हुमा अब्दुल्ला, मसला सबसे बड़ा जो इस वक्त है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है
कि जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ के उनको किसी जगह के ऊपर रखा जाए। अब लाहौर में यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे टाउन वाइज जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जितने स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो MCL को देते हैं और MCL जो है वो फिर इनको जाके किसी जगह पे या कहीं पे जाके हमारे ज़राए के मुताबिक इनको ले जाके मार दिया जाता है। फिलहाल ये इस वक्त ये बात सुनने में आ रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने भी एक NGOs के साथ मिलकर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उसके हवाले से एक मुआहदा किया था कि इनको पकड़कर इनकी नस्लकशी की करके इनको किसी एक जगह पे रख दिया जाएगा। लेकिन माजरत के साथ कि वो फरवा पता है क्या, ये हमारा ना आइडिया ऑफ किसी एक जगह पे रख देना, दिस आइडिया इज फ्लॉड। किसी भी माशरे में जानवर इंसानों के साथ रहते हैं, किसी भी माशरे में दुनिया में जानवर इंसानों के साथ रहते हैं, उनसे होने वाले खतरात को आप मैनेज करते हैं। हाँ, उनकी नस्ल को रोकने के लिए, उनकी ब्रीडिंग कम हो उसके लिए इक़दाम किए जाते हैं। ये नहीं होता कहीं भी कि हाँ जी एक आइलैंड बना लें और वहाँ कुत्ते छोड़ दिए जाएं। एब्सोल्युटली, और कुत्ते छोड़ दिए जाएं वो तो एक शहर बनाना पड़ेगा क्योंकि कुत्तों की तादाद भी कोई कम तो नहीं है। तो क्या शहर का क्या हाल होगा? एक डॉग सिटी बनाना है। इन एनी केस वी आर गोइंग टू लीव दिस थॉट आउट। उमे फरवा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और नबीहा आपका भी बहुत शुक्रिया। बात ये कि इंसान तभी इंसान हो सकता है और इंसान तभी दर्दमंद इंसान हो सकता है जब वो जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करे। और नबीहा का बड़ा सही था ये कहना कि क्या मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को कि चूंकि हमने इनकी पॉपुलेशन कुत्तों की कंट्रोल करनी है, 12 कुत्ते हैं, बड़ा मेनेस है, सब कुछ तो आओ मार दें। नहीं, बात ये है कि इससे कोई फर्क भी तो पड़ रहा हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस ज्यादा करती है, ज्यादा तादाद हो जाती है। और ये बात नहीं है कि रेबीज कोई रियल मसला नहीं है, रेबीज एक सीरियस मसला है। 100 सिर्फ लाहौर में अगर एक साल में कुत्ते के काटने के वाकयात जिसमें 4 की जान चली जाती है, इट इज ऑल्सो अ वेरी अलार्मिंग इशू, बट इट हैज टू बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कल बांग्लादेश के शहर सिलहट में शुरू हो रहा है। अल्लाह खैर करे। लग रहा है क्योंकि पहले में जो हुआ था ना, अच्छा आगे चलते हैं, आगे सिकंदर हमारे साथ है, आओ बात करें। इसमें की जाने वाली गलती, सीरीज बचानी है तो मतलब कुछ फेस सेविंग करके हम निकल आए। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, हमें खौफ आ रहा है क्योंकि पहला जिस पे हमने एक्सटेंसिव डिस्कशन की पहले टेस्ट पे, हाउएवर देयर वाज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट, यू थिंक कि कुछ लेसन्स विल हैव बीन लर्नड? आपने अल्लाह खैर क्यों कह दिया? आई डोंट नो, मतलब खैर एनीवे, आपकी मर्जी, नहीं देखना है ना देखें। अच्छा नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हम जीते। अल्लाह खैर तो इसलिए कहा कि हम रिपीट परफॉर्मेंस ना करें। क्या तब्दीली होनी चाहिए? जो मेरा भी जो रेफरेंस होता है वो यही होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और इसको अच्छा करना चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए, यही मेरा रेफरेंस होता है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी को टारगेट नहीं करता, पाकिस्तान की बात करता हूँ। तो अब हमारे पास जो टीम है इस वक्त, एक तो ये नहीं पता है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैंने पढ़ रहा हूँ, अभी भी सुबह भी पढ़ रहा था बैठ के कि कोई पिच के बारे में, कि इस पे घास है, स्पिनिंग है, क्या है। ऑब्वियसली दे नॉट गोइंग टू प्रिपेयर स्पिनिंग ट्रैक, वो तेजी बनाएंगे अब, इसलिए उनको पता चल गया हमारा वीक पॉइंट क्या है। अब टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए एज पर द पिच। हमारे पास 8 बैटर्स हैं टीम के अंदर, जो 15 लड़के गए उसमें से 8 में से 7 तो खेल चुके, एक रह गया बाबर, वो पिच देखकर खेलेगा। अच्छा, अब स्पिनर हमारे पास 2 हैं, एक खेल चुका नोमान, साजिद बचे हुए। फास्ट बॉलर हमारे 4 लेकर गए, उसमें से 3 ने खेल लिया, एक रह गया खुर्रम शहजाद। विकेट कीपर 2 हैं, रिजवान खेल चुके हैं जिनकी पैथेटिक विकेट कीपिंग के पीछे परफॉर्मेंस है, और एक रह गए हैं गौरी जो बाहर बैठे हुए। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसको इमाद बट, और कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं। तो अब मजे की बात यह है कि अगर तब्दीली, आप सवाल होगा आपका कि क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या हम करें, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक साजिद एक बॉलर है क्या, और एक इमाद बट है और एक खुर्रम, ये इनमें से आपको किसी को खिलाना होगा कि किसी को आप ड्रॉप करते हैं। तो इसमें क्या आप शाहीन को ड्रॉप करके किसी और फास्ट बॉलर को खिलाएंगे? असूलन तो खिलाना चाहिए, मगर आप नहीं खिलाएंगे। आखिरी मैच है तो आप पूरा कोशिश करेंगे कि किसी तरह एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए, देखें ऐसे मौके पे एकदम से एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करने चाहिए। बाबर का नंबर क्या होगा अगर आएंगे तो? बाबर का नंबर उनसे पूछ लेंगे कि ये आपको क्या है। मेरे ख्याल से तो कोचेस पूछेंगे, सर आप कौन से, आप किंग हैं, आप जो खेलना चाहें बताएं। मेरे ख्याल से वो ऊपर के 4 नंबरों में से कौन सा होगा। ओपन तो वो नहीं करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं करते हैं, वुमेन 1 डाउन या 4th नंबर पे बैटिंग करते हैं। और वहां पर जो है ऑलरेडी ये एक लड़के ने 100 कर दिए हैं। तो शान और अजान फिर ओपन करेंगे और तीसरे चौथे पे वो आ सकते हैं। इमाम को हटा दें आप, इमाम की जगह उससे ओपन करा दें अगर वो चाहें तो। अगर इमाम नहीं है तो शान को ओपन करा के बाबर को 4 कर दे। देखिए शान खेल रहे 4
चौथे नंबर पे, तो उनको ओपन करा रहे हैं, वो तो सारी जिंदगी ओपन करता रहा है। और इमाम को हटा के आप बाबर को अंदर ले, आपकी टीम कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अब ये है कि आप एक स्पिनर ऐड करना चाहते हैं, पिच को देख करके वो रीड नहीं कर पाते हैं। माजरत के साथ ना माइक हैसन कर पा रहे हैं, ना सरफराज कर पा रहे हैं। हमारे जो दोनों कोचेज हैं माशाल्लाह से, वो पिच को रीड नहीं कर पा रहे। तो पिच को देख लें, अगर उनको समझ में आता है कि यहाँ पे बाद में जाके फिर स्पिन होगा, तो आप साजिद को खिला लें, उसको एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दें, या एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर ले आए, ताकि आपकी जो पेस है उसको हेल्प मिल जाए और एक स्पिनर हो जाए। इट्स ऑल डिपेंड। देखिए पिछले मैच के अंदर उन्होंने साउथ शकील से बॉलिंग नहीं कराई, तो करा लेनी चाहिए थी। वो करता तो है ना वनडे के अंदर, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में क्या वो बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कोचेस और ये मिलकर फैसला करते हैं, और ये बिल्कुल वेरी सॉरी कोई नहीं, तो ये तो एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है सिकंदर। तो कप्तान को जरा बेहतर फैसले नहीं लेने चाहिए? नहीं, देखो होता ये है कि हुमायूं, ये लोग सब अपनी अपनी जगहें सेव करने के लिए कर रहे थे, मेरी रेपुटेशन मेरी, मगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बाहर से आप इंस्ट्रक्शन जाने से पहले शान को दें कि भाई शान, तुम साउथ शकील से एक जगह जरूर बॉल कराओ। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ हम कराते थे वसीम हसन राजा से, कोई मुश्किल फंस जाती थी, आखिरी 2 ओवर 3 ओवर उससे करवा देते, तो कई दफा विकेटें ले लेता था। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जब तक आप ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, वो रूटीन में चलते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें कोचेस डिसाइड करते हैं और आपस में फैसला करके फिर ये। अच्छा, वैसे सरफराज अपनी कप्तानी में इसीलिए मशहूर थे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसले लिया करते थे। चलिए सिकंदर, फिर बात करेंगे इस पे। That's all the time we have. Thank you. और जाते जाते आपको इन सारों को कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 वनडे होने हैं ना, वो 22 मई से होंगे शुरू। और यस, अच्छा जी, क्या चल रहा है? जंग सीज़फायर नहीं, मतलब मुझे एक बात बताएं, इजराइल रोज लेबनान को जो है वो टारगेट कर रहा है। कल परसों ये अगर आप देख लें तो कितने लोग जो हैं वो मारे गए, इंक्लूडिंग बच्चे। तो थोड़ी सी आई एम सॉरी बट मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की सीज फायर क्या चल रहा है, बट इट इज कॉल्ड सीज फायर। वहाँ जहाँ हम यहाँ ख्वाहिश कर रहे हैं कि अमन कायम हो, जल्द कायम हो, वहाँ अभी हमने मारका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कितनी बात की तज्ज़ियाकारों से भी। ज़ाहिर है उसके बाद पाकिस्तान की जो आज स्टैंडिंग है दुनिया में, मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस उसकी बुनियाद बना। लेकिन साथ साथ तब भी और उससे पहले भी और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों हमसाए ममालिक हैं और हमारे दरमियान बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अब भारत में इंतहा पसंद हलकों की जानिब से ऐसी आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है। बड़ी अच्छी बात है। जरा हम डिटेल में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अस्करी महाज के बाद सिफारती महाज गर्म है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की कोशिश है कि किसी तरह खित्ते में अमन आए। और पूरी दुनिया जो है वो आज अमन के ऑब्वियसली दाई के तौर पर पाकिस्तान को तस्लीम भी कर रही है। और शायद यही वजह है कि अब इंडिया में भी पाकिस्तान के साथ बातचीत और ताल्लुकात का बहाल करने की बातें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं, जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। और ये आवाज़ें किसी लिबरल या कांग्रेस जैसी जमातों से नहीं, बल्कि मजहबी इंतहा पसंद तंजीम RSS की जानिब से आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजिकल बुनियाद है। जी बिल्कुल, भारतीय हुक्मरान जमात जो है ना बीजेपी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको पॉलिसी गाइडलाइन देती है RSS। मुसलमानों के बारे में भी इसका तासुब किसी से ऑब्वियसली ठका छुपा नहीं है। ओवर द इयर्स हम सारों को पता है RSS के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उनका नाम क्या है वैसे, याद है आपको कुछ? अच्छा छोड़ दें। एनीवे, उन्होंने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए और ये जो बंद दरवाजे हैं इनको जरा खोला जाए और बातचीत की दरवाजे बंद रादर नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। दत्तात्रेय हुसाबले, दत्तात्रेय हुसाबले, यू कैन नॉट ब्लेम अस कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा था तो। अच्छा, दोनों ममालिक के दरमियान अगर वाकई बातचीत का मामला चल निकलता है तो पाकिस्तान के पास खित्ते में अमन के लिए एक मौका ज़ाहिर है मौजूद है और चैलेंज भी है। पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का हामी है, मगर ये भारत ही है जो हमेशा मुज़ाकरात से इनकार करता है। हालिया पाक भारत जंग में सीज़फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर
अब बैठना चाहिए। पाकिस्तान ने उसी वक्त अमरीकी सदर के बयानात का खैर मकदम किया था और शदीद इख्तलाफात की तवील तरीन तारीख रखने वाले अमरीका और चीन अगर आज एक दूसरे से तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की बातें कर रहे हैं, राइवल्स नॉट राइवल्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। ट्रंप का चीन में शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान हज़ारों मील के फासले हैं, मगर यहाँ तो दो हमसाया मुल्क मौजूद हैं। अब देखना यह है कि मोदी हुकूमत को भी अक्ल आती है। अच्छा, एक्चुअली हमने ना इन द पास्ट देखे जब हज़ारों मीलों के फासले होते हैं ना, तो फिर थिंग्स कैन स्टिल हैव अ चांस ऑफ गेटिंग बेटर। जब जुड़े हुए बॉर्डर्स हो ना एक दूसरे के साथ, तो तब वो एनिमोसिटी एंड आई एम सॉरी लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर लेट्स टॉक अबाउट इट कि हाउ बिग ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज। होना बिल्कुल इसके उलट चाहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं तो फिर तो आपका जीना मरना साथ है। मतलब यू आर, दुनिया में कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो अब मतलब जद्दी पुश्ती दुश्मन थे ममालिक एक दूसरे के, लेकिन मतलब आपको सारे फैक्टर्स जो है व्हाटएवर इफेक्ट्स वन इफेक्ट्स द अदर एज वेल। तो यू आर वेरी राइट इन प्रिंसिपल, तो दोनों को दे शुड वर्क टुगेदर फॉर इट। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ हैं, साबित सिफारतकार हैं। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट आना, हाउ बिग ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज, और ये एक्चुअली कोई चेंज इन पॉलिसी की तरफ इसका कुछ इशारा आपको लगता है? कुछ बैक चैनल मुज़ाकरात चलते रहे, शायद ये उसका नतीजा है। फिर भारत में ये सोच हुई हो कि पाकिस्तान के साथ मामला तय कर लेने चाहिए। पाकिस्तान ने गुज़श्ता एक साल में सफ़ाती महाज पे बड़ी कामयाबियाँ हासिल की मार्का हक के बाद, और मुकाबलतन हिंदुस्तान सफ़ाती तन्हाई का शिकार रहा है। तो इस वजह से वहाँ एक रियलाइजेशन बढ़ी है कि पाकिस्तान के साथ मामलात सही कर लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो किस्म की फेंसिंग भी साथ साथ कर रहे हैं कि किन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। वो कहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और CBMs के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मुश्किल तरीन मसाइल हैं शायद उनकी तरफ वो नहीं आएंगे। इस वक्त मुश्किल तरीन मसाइल दो हैं, एक कश्मीर है और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी है जो उन्होंने मुअत्तल किया था पिछला बरस। तो पाकिस्तान को सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए। और भारत जो है हमेशा, जैसे कि आपने ख़ुद कहा, आप अपने जो बहस व तमहीज़ में अभी कह रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहा है और हिंदुस्तान उसकी राह में रोड़े अटकाता रहा है, या वो पाकिस्तान के साथ रऊनत और तकब्बुर से गुफ्तगू करता रहा है। तो इस पस मंज़र में देखा जाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमसाए हैं, उन्हें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहना है। और अगर ये बयान जो RSS से आया है और उसकी तायीद जो है एक साबिक़ फ़ौजी सरबराह ने भी की है, तो इसका मतलब भारत इस सिलसिले में संजीदा है। ये भी याद रखिएगा कि भारत के ऊपर दबाव भी है। ये दबाव आया अमेरिका की तरफ से, खलीजी रियासतों की तरफ से और यूरोप की तरफ से। आप इसे दबाव कहें या तजवीज़ कहें, जो भी आप कहना चाहें, उन्हें भारत को कहा गया कि इस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा न रखे जाएं और इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कम अज़ कम जो है कोई मुकालमा जारी रहना चाहिए। अच्छा, अगर दबाव है तो क्यों इस वक्त भारत ये दबाव कबूल कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है माजी में, हम जो और इशूज़ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, उस पर भी वो आग बगोला हो जाते थे। मतलब हमारे आर्टिस्टों को, हमारे सिंगर्स को रातों रात वहाँ से निकालने से लेकर, अगर हमारे यहाँ का कोई अदाकार उनकी फिल्मों में होता था तो वो अपने यहाँ फिल्म रिलीज़ नहीं होने देते थे। मतलब इस हद तक मामला चले गए थे। अब ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम शुरुआत ही अगर इसको कंसिडर कर लें तो ये शुरुआत क्यों करना चाह रहे हैं? और भारतीय मीडिया का आपने रवैया देखा है, कोई ज़रा सी बात करता था पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की, दे यूज्ड टू रिप देम अपार्ट। इस दफ़ा हमें वो नफरत, वो प्रोपेगेंडा नहीं नज़र आया। नहीं, वो अपनी जगह पे वो प्रोपेगेंडा जारी है। यानी अगर आप देखें, आपने राजनाथ सिंह का पता नहीं बयान देखा या नहीं देखा, उसने इसके इन बयानात के बाद जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ RSS और जो फॉर्मर आर्मी चीफ के बाद एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा कोई किसी किस्म की कोट अनकोट शरारत की तो हम उसका जवाब देंगे। और दूसरे, राजनाथ सिंह जो है ऑन रिकॉर्ड हैं सेइंग दैट कि वो हर सूरत में जो है कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे पॉज किया हुआ है
उसे जो है ख़त्म नहीं किया हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि भारत की अमूमी और बिलखसूस बीजेपी की दो अप्रोचेस हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात के। एक ये है कि मुज़ाकरात के लिए मान जाएं और मुज़ाकरात में मुश्किल तरीन मामलात भी एजेंडे पर रखते हैं, मिसाल के तौर पर कश्मीर हो गया, पानी हो गया। लेकिन उसके बाद वो जब गुफ्तगू शुरू होती है तो उसमें वो कोई बामानी पेशरफ्त के लिए तैयार नहीं होते या नतीजा खेस मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते। right. दूसरी उनकी अप्रोच ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट किया जाए ताकि लोग जो है इन दो कलीदी मामलात को भूल जाएं, कि मतलब इनको पसे पुश डाल दें कि लोगों में आना जाना शुरू हो जाए, जो है एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस, उसके बाद म्यूज़िक फेस्टिवल्स और उसके बाद जो है जो लिटरेचर फेस्टिवल्स, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज एज वेल। सरदार साहब, आपको लगता है कि ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाला द सॉफ्टेस्ट वे टू एक्चुअली स्टार्ट समथिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग भी अगर आगे जाए, बाद में जाके कश्मीर और इंडस वगैरह की बात करेंगे, इसके लिए तो मतलब वीज़ा पॉलिसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक शिफ्ट जो कि हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि हम फिर भी इंडियंस को, इंडियन ओरिजिन जो के लोग जो होते हैं, बेशक दुनिया से आ रहे हो, हम बड़े खुले दिल से उनको आने के लिए वीज़े भी दे देते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, हमारा एक तौर तरीका भी है। इंडिया हाउएवर हैज़ लिटरली क्लोज्ड देमसेल्व्स अप टू पाकिस्तानीज़। सबसे बड़ी बात और सबसे पहला कदम तो शायद यही हो कि ये वीज़ा पॉलिसी चेंज करें, नॉन रिपोर्टिंग वीज़ाज दें, मतलब ये सॉफ्ट CBMs की जो आप बात कर रहे हैं, दिस वुड बी परहैप्स द फर्स्ट थिंग टू डू। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वह हमें भूल लेनी चाहिए, मीडिया नेटवर्क्स को भी भूल लेनी चाहिए कि कुछ वाक़यात 2019 में हुए थे, अगस्त 2019, जिसमें उन्होंने कश्मीर का पूरा एक किस्म का जोग्राफिया तब्दील करने की कोशिश की है, उसे हिंदुस्तान में ज़म करने की कोशिश की है, वहाँ आबादी का तनासब तब्दील कर दिया है, डेमोग्राफिक चेंजेस की हुई है। तो मतलब पाकिस्तान के मुबस्सरीन में एक किस्म का पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एमनीशिया नहीं होना चाहिए कि भाई वो सारी चीज़ें भूल जाएं, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो जाए, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इसके जो इतराज़ात हैं मखूज़ा कश्मीर के हवाले से उनको पसे पुश डाल दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप सही कह रही हैं कि किसी न किसी किस्म के राब्ते होने चाहिए। एक तो अभी हमारे यहाँ जो फॉर्मल ट्रेड नहीं हो रहा, दूसरा ये है कि वीज़ा की डिफ़िकल्टीज़ हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन चूँकि हम सदियों पर मुहित एक जो है हमारा एक दूसरे के साथ कोई एग्जिस्टेंस होगी, टर्बुलेंट या पीसफुल, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और जो रास्ता हमें नज़र आए उसे पकड़ लेना चाहिए। अच्छा सरदार साहब, पाकिस्तान ज़ाहिर है SCO की सदारत लेगा इस साल के आखिर में और उसके बाद 2027 में काफ़ी मिनिस्टेरियल इवेंट्स भी हैं, सो क्या ये हम समझ सकते हैं, और भारत बीइंग द फुल मेंबर, क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये उसकी राह हमवार कर रहे हैं, बिकॉज़ वो नहीं छोड़े जा सकते और उसमें इंडिया चाहेगा कि वो शिरकत करे? उन्हें आना चाहिए। गुज़श्ता मरतबा भी वो आए थे जयशंकर, आपको याद होगा कि वो यहाँ उनके जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स आए थे, और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख बहुत बड़ी है गुज़श्ता बरस। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर भारत ने सफारती तन्हाई देखकर, और फिर ये है कि लोग उसे ये ताना दे रहे थे कि आप अपने नेबरहुड को नहीं संभाल सकते, आप जो है इस पूरे के पूरे खित्तों को क्या संभालेंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अगर वो बहुत संगीन गलती करेंगे अगर SCO समिट में नहीं आएंगे। आपको लगता है कि ये उसकी शुरुआत है, मतलब यहाँ से दे आर टेस्टिंग वाटर्स फॉर दैट, मे बी आप ज़ाहिर है अगर आना है उन्हें तो It can be one of the factors, but not the only factor. Not the only factor. सर, अब दौरा चीन पे आ जाते हैं अमरीकी सदर ट्रंप के, उस पर हम चाहेंगे आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और जो बातें की गई हैं सदर शी की तरफ से भी, नॉट राइवल्स बट पार्टनर्स, एंड अपनी पोजीशन भी असर्ट कर रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि सदी का अहम तरीन ये टर्निंग पॉइंट है। सो क्या आपको लग रहा है ओवरऑल ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो रफ़का हैं उनकी भी फुटेजेस आपने देखी होंगी, और सरदार साहब, व्हाटएवर द आउटकम माइट बी फ्रॉम द चाइना अमेरिका ये जो इस वक्त विजिट है, इसका एक मुस्बत पॉजिटिव इम्पैक्ट ईरान US रिलेशन पे भी हो जाएगा, और जो वॉर जो कि लिटरली नाउ इट इज हैंगिंग इन द मिडल, दैट सीज फायर सो कॉल्ड, अब वो उसको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि वेयर दे स्टैंड ऑल ऑफ देम।
अच्छा, जो सदर ट्रंप हैं वो नार्सिसिस्ट हैं और वैसे भी जो है मिजाजन उनको पम्प एंड शो बहुत पसंद है, एक्स्ट्रावेगेंसा बहुत पसंद है। और चीनियों ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया है एयरपोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ जो है तकारीब में, वो बहुत खुश है। और उन्होंने ट्रूथ सोशल में बार बार लिखा है कि ये बड़ी अजीम कौम है। फिर उन्होंने जो है चीन ने उन्हें मद्दे मुकाबिल के तौर पर रिसीव किया है इस तरीके से, इसीलिए जो ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं पार्टनर्स, और वो ये कि ये कंपेटिटर्स तो हो सकते हैं लेकिन हरीफ नहीं, यही वहाँ से मैसेज आया है। तो सदर ट्रंप जो है इस ऑप्टिक्स से बहुत मुतासर हुए। दूसरी तरफ यह है कि दोनों ने अपनी ईरान के बारे में अपनी पोजीशन का इजहार किया है। चीन ने यह कहा है कि अब नए हरमुज़ खुलने चाहिए, ये इससे सदर ट्रंप बहुत खुश हुए हैं। लेकिन कुछ इस किस्म की इत्तलात भी आ रहे हैं कि चीन जो है वो ईरान के इस हक़ को मानने के लिए तैयार है कि वो टोल बूथ लगाए। मेरा ख्याल है कि ये मुतनाज़ा मसला होगा। सदर ट्रंप ने एक दावा किया है, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि चीनी आमतौर पे ऐसा करते नहीं हैं, कि चीनियों ने वादा किया है कि वो ईरान को असला नहीं देंगे, जो आर्म्स एंड आर्मामेंट्स नहीं देंगे, या किसी किस्म के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे। इसमें खुफिया इशारा ये भी है कि कोई सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो है वो उनको नहीं मुहैया करेंगे। लेकिन इसका पहले चीनी इनकार कर चुके हैं, इस मरतबा जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की, लेकिन सदर ट्रंप ने ये कहा है। इससे जो आपका सवाल था, यकीनन यानी ये जो ईरान की जंग है उसमें चीन एक बहुत बड़ा, चीन मुतहर्रिक है बाहैसियत एक सालस के, यानी उसने पाकिस्तान की मदद की है और बराह रास्त भी इस सिलसिले में वो अमेरिका से राब्ते में रहा है। तो और उसके अलावा साथ साथ जो आपने देखा होगा कि किस तरीके सऊदी अरब जो है उस रीजनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिलवाएं या मिलाएं तो फिर आप ये देखेंगे कि चीन का जो वज़न है वो इस पूरी की पूरी सालसी अमल के ऊपर पड़ेगा। अच्छा सरदार साहब, अभी अपेरेंटली बज़ाहिर ये लग रहा है कि सदर ट्रंप का दौरा है चीन बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, पर्टिकुलरली ईरान अमेरिका तनाज़े को लेकर, बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नज़र आ जाता है। एशियाई मार्केटें आर ब्लीडिंग राइट नाउ एज वी स्पीक। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें, कोई डेवलपमेंट हुई होगी पस पर्दा जो मे बी मंजर आम पर आए लेटर ऑन? क्योंकि जो भी बात हो रही थी, पर्टिकुलरली जो एलामिये थे उसमें स्ट्रेट ऑफ ताइवान का जिक्र तो था, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में बात है, लेकिन एलामियों का हिस्सा नहीं है वो। ताइवान के बारे में चीन ने बड़ा सख्त बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक मामला है, यानी एक किस्म के अमेरिका को तंबीह की है कि इस सिलसिले में कुछ छेड़छाड़ न करें। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी आज ही बयान दिया है, आज नहीं कल बयान दिया था कि किस तरीके से हम ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंटीग्रल हिस्सा समझते हैं। ये अमेरिका की पोजीशन भी है, लेकिन अमेरिका जो है उसके साथ साथ जो है फ़ौजी मदद और फ़ौजी मदद करता रहता है ताइवान की, और फ़ौजी कार्रवाई की धमकी देता रहता है। तो एक तो ये हुआ, लेकिन दूसरा ये है कि ये बेनतीजा नहीं थी, इनके बहुत से मामलात जो हैं वो तय हुए। मिसाल के तौर टैरिफ के मुतालिक जो है एक स्टेबलाइजेशन आई है, हाँ नहीं, जंग को लेकर जी, और जंग के हवाले से ये है वो बहुत ज़रूरी है कि चीन एक ज़ामिन के तौर पर सामने आएगा जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, और ये चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। आपको पता है कि एक मीटिंग जो है सदर ट्रंप की और सदर शी जिनपिंग की चुंगनाइन खाई में हुई है, ये जो इनका CPC हेडकोार्टर्स हैं, और उसकी तफसीलात बाहर नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान से मुताल्लिक़ कुछ मामलात ज़रूर तय हुए। ईरान से मुताल्लिक़ आप समझते हैं कुछ मामला ज़रूर तय हुए हैं, अल्लाह करे उसका ऐलान और उसका असर भी जल्द नज़र आना शुरू हो जाए, बहुत ज़रूरी है। सरदार मसूद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, इसके बारे में भी ऑब्वियसली वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन एनी कोई मुआहदे वगैरह जो भी होंगे उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, बट एट दिस मोमेंट वी हैव टू विश somebody a very happy birthday, not somebody like an icon, a living legend भी आप कह सकते हैं, because this is also a name, certainly कह सकते हैं, this is also somebody, a name which is widely recognized, just not in Pakistan, actually कहीं भी आप हम बात करेंगे द आइकॉनिक बुशरा अंसारी साहिबा की। yes
उनके साथ जिनको यू नो बुशरा अंसारी साहिबा का जब नाम लिया जाता है ना, तो उनके साथ आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या हैं, वो एक्टर हैं, वो सिंगर हैं, वो कॉमेडियन हैं, वो प्रेजेंटर हैं, प्ले राइट है। शी हैज़ डन एवरीथिंग। और मेरी कल ही बात हो रही थी इनसे और किसी और सिलसिले में, एंड शी इज ऑलवेज सो फुल ऑफ लाइफ माशाल्लाह, एंड आल्सो इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस के यू नो नॉर्मल सी बात भी है तो उनका जो हिस्से मज़ाह है उनकी नॉर्मल गुफ्तगू में वो होता है। अच्छा, ये ऑफ कोर्स बहुत पहले मतलब इनका स्टार्ट तो 50-50 से हुआ था, और 50-50 के क्लिप्स हैं ना तो अभी भी वायरल होते हैं और लोग उनको देखते हैं। लेकिन एक जो इनका किरदार था उसमें अब्दुल्ला बिजली का जो किरदार था, मतलब वो टाइमलेस किस्म और का, आज भी कितना रेलेवेंट है, बहुत नहीं आ रही। अच्छा, ये बिजली के जो एक्सप्रेशंस थे, ठीक है फाइन, वेरी फनी स्क्रिप्ट एंड वेरी विटी एंड टाइमली एंड एवरीथिंग, लेकिन इसको इमोट करना एंड टू ब्रिंग पुट लाइफ इनटू इट, पुट बिजली इनटू इट, आइकॉनिक। अच्छा, और साथ में जो ये मिमिक्री और पैरोडी करती थी वो उसकी भी मैं कहता हूँ शुरुआत इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन या पाकिस्तानी बड़ा लोगों में वैसे बर्दाश्त भी था टू टेक अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन। अब हमारा ह्यूमर का लेवल थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लोग सीरियस हो जाते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी इनकी मिमिक्री मतलब पैरोडी, हाँ, मतलब दिल तो चाह रहा है ना सब कुछ ही बात हो जाए। साहिबा, क्या इस बार बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी? मैं ये कहने लगी थी कि हमने अब मौसम की बात करनी है, और मौसम की मैं एक बात कर लेती हूँ, बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी है। ऑनेस्टली बस बात ही है। अच्छा, शाम में वैसे अच्छी ठंडी प्लेजेंट हवा चल रही है। ठंडी मत कहिएगा। नहीं, शाम में ठंडी है। ठंडी तो नहीं है, हमारे यहाँ तो है। आप कहाँ कराची में रहते हैं? आप कराची से बाहर रहते हैं, तो मान जाएं। समंदर में नहीं ठंडी हवा है? ठंडी नहीं है, बस हवा चल पड़ती है, लेकिन जब अच्छा, और ह्यूमिड होता है तो वो गीली गीली सी कौन से मौसम के ओले पड़ रहे हैं, आंधियां क्या आ हो रही रहा हैं? है आपके यहाँ? हाँ, ये पूछना जरूरी था। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो खैर आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ इट एक्चुअली, एज इफ माय अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एक सुनाई मतलब सुना है हमने कि साइज देख लें आप। हाँ, सुना है हमने कि इस बार मौसम तगड़ा होगा और गर्मी बला की पड़ेगी, दोनों चीजें एक्सट्रीम होंगी। माहिरीन ने बता दिया है माहौलियाती तब्दीली के असरात इस मरतबा भी पाकिस्तान को मुतासर कर सकते हैं। एनडीएमएस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, पीडीएमएस ने और एनडीएमए ने भी, कि 18 मई तक जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर में इजाफे और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से शुमाली इलाकों में ग्लेशियर से बनने वाली झील फटने के बायस कुछ उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें शदीद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा जाहिर किया है। और इन इलाकों को गुज़िश्ता मानसून सीजन में भी आपको याद ही है कि इसी किस्म की सूरत हाल का सामना था। वी स्पोक अबाउट इट ऑलमोस्ट ऑन एवरी ईयर। इस वक्त पे हम इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं और वार्न कर रहे होते हैं टू बी केयरफुल। हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं एनडीएमए के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर बताइएगा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट दिस टाइम अराउंड, मतलब हमें किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को, लोगों को, आवाम को? जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लॉन्ग रेंज क्लाइमेट मॉडल्स हैं उससे जो हमने डेटा एक्सपेक्ट किया है और एनालिसिस, इस साल आने वाले मानसून और प्री मानसून सीजन यानी मई जून देन ऑनवर्ड्स टिल सितंबर, अनफॉर्चुनेटली हम एक रीजनल कंट्रास्ट देखेंगे। बाय रीजनल कंट्रास्ट मींस के नॉर्थ टू साउथ हमारी क्लाइमेट की काफ़ी ज़्यादा हाइपर वेरिएशंस होंगी। इस साल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कि कोर मानसून जोन है यानी ईस्टर्न पंजाब एंड ऑल्सो सेंट्रल साउथ पंजाब एंड सिंध, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मामूल से कम बारिशें एक्सपेक्टेड हैं मानसून में, जबकि जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान के बलाई इलाके हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल्सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, इसमें काफ़ी मामूल से ज़्यादा या रीजनल कंट्रास्ट होगा, बारिशें भी होंगी। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो ग्लेशियर मेल्टिंग की इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नॉर्थ साइड पे हम देखेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो मानसून के फ्लड्स हैं ये मोस्टली जनरेट होते हैं एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड कपल्ड विद अगर कोई भी एक 1 नॉट टोरेंशियल रेन या तेज बारिश हो अपर कैचमेंट एरियाज में, चाहे वो रिवर इंडस हो, झेलम हो, रावी, चेनाब, तो उसमें खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल बनती है। लेकिन जो इस बार पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के जो साउथ रीजन्स हैं सिंध में
साउथ पंजाब में एंड बलूचिस्तान में काफ़ी कम बारिशें इस बार प्रोजेक्टेड हैं। साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यानी हीट वेव लाइक सिचुएशन प्रिवेल करेगी फॉर द कमिंग 2 to 3 months। अच्छा, ये कुछ कंपैरिजन आप डॉक्टर तैयब दे सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे भी हमारी बात होती रहती है। इज इट गेटिंग मोर इंटेंस बाय एवरी पासिंग ईयर? क्योंकि हमें पता है एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हैं। तो आपको लगता है कि जो हम पिछले साल तक प्रेडिक्शंस कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे कि अगले कुछ सालों में ये होना शुरू हो जाएगा, वो हो रहा है? बिल्कुल। जो ICI मॉड जो कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जो कि नॉर्थ रीजन हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम की स्नो कवर की एनालिसिस करता है, इस साल रिपोर्ट के मुताबिक 27.7% स्नो परसिस्टेंस रिडक्शन है नॉर्थ पाकिस्तान पूरे HKH रीजन। यानी जो स्नो को परसिस्ट करना चाहिए नॉर्थ रीजन में वो काफ़ी 27.7 रिड्यूस हो चुकी है। रिड्यूस हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि कम हो गई है? कम हुई है। उसका मेन रीजन ये है कि मौसम सरमा की बर्फ बेसिकली डिलेड हो चुकी है। जो बर्फ दिसंबर और जनवरी में पड़नी चाहिए वो लेट फरवरी और मार्च में पड़ रही है, जिसकी वजह से वो स्नो ग्लेशियर्स को फीड करने के बजाय स्नो मेल्टिंग होती है और नॉर्थ रीजन में स्नो परसिस्टेंस की रिडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है ना सिर्फ उनके ग्लेशियर्स अनस्टेबल हो गए हैं बल्कि ग्लेशियर लेक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और वो ग्लेशियर लेक्स की फटने की, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, एवरी ईयर उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और ये परसिस्टेंटली इस फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं उसमें भी वेरिएशन आई है। और जैसे आप देख रही हो मगरबी हवाएं जो कि नॉर्मली एक फीचर है विंटर का, वो अब परसिस्टेंटली कंसाइड कर रही है विद द प्री मानसून एंड मानसून सीजन। यानी जो मानसून जो कि ट्रेडिशनली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के मॉइस्चर को फीड करता है, इसके अंदर एक एडिशनल मगरबी हवाएं जो मेडिटेरेनियन सी से पाकिस्तान में आती हैं, और अगर ये दो डिफरेंट वेदर सिस्टम्स का इंटरेक्शन हो तो ये वही एक आइडियल रेसिपी है जिसमें क्लाउड बर्स्ट होते हैं, टोरेंशियल रेन होती हैं, नॉर्थ रीजन पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ये कैचमेंट एरिया ऑफ डिफरेंट रिवर्स में हो जाए तो उससे रिवराइन फ्लडिंग होती है। अच्छा, वो हम देख भी रहे हैं। हम अब हमें बताइएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर हम टू एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं। हमारे नॉर्थ रीजन और सेंट्रल रीजन में बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, और हमारी जो सदर्न पंजाब की पट्टी है, फिर बलूचिस्तान है, फिर सिंध का भी बता दीजिए और साहिली इलाकों का भी बताइए, क्या यहाँ मामूल से बहुत कम बारिशें होंगी? क्या होगा? और मामूल से ज्यादा गर्मी होगी, मतलब एक्सट्रीम्स की तरफ हम जा रहे हैं। एक तरफ एक्सट्रीम रेंज है, एक तरफ एक्सट्रीम हीट है। जी, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट के रीजनल कंट्रास्ट, इसमें बारिश एक फैक्टर है। बारिश जो हम देख रहे हैं वो साउथ रीजन में, जैसे आपने बताया, सिंध में, साउथ पंजाब में एंड इवन ईस्टर्न पंजाब में और बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशें, काफ़ी कम बारिशें इस बार प्रोजेक्टेड हैं। और ये बेसिकली एक कांस्टेंट फीचर है जब एल नीनो डेवलप होता है। तो एल नीनो जो कि ट्रांजिशन हम देख रहे हैं कि इस बार एल नीनो होगा तो कन्वेंशनल मानसून काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। जबकि नॉर्थ रीजन में हम देख रहे हैं मामूल से ज़्यादा बारिश, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश कहना ये गलत होगा। लेकिन जब हम कहते हैं रीजनल कंट्रास्ट, उसमें चूँकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मामूल से ज़्यादा नॉर्थ रीजन में बढ़ने की वजह से बारिशों के साथ साथ जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से फ्लोज होंगे नॉर्थ रीजन में, वो फ्लडिंग जनरेट कर सकते हैं रिवर इंडस में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न रिवर कैचमेंट एरियाज में, जहाँ पे काबल रिवर है, पंचगोड़ा रिवर दीर से आता है, और साथ साथ कुनर रिवर है, कुन्हार रिवर है, और अफगानिस्तान के बहुत से रिवर्स जो कि फीड करते हैं वेस्टर्न इंडस के को। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी, अफगानिस्तान में भी बारिशें ज़्यादा हैं। जबकि ईस्टर्न कैचमेंट की बात करें तो रिवर रावी के ऊपर एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंडिया का है जिसको हीन डैम या रंजीत सागर डैम कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 70% रंजीत सागर थीन डैम अभी से भर चुका है। खुदा ना खास्ता एक ऑड इवेंट भी
रावी के कैचमेंट एरिया में हो तो रावी में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। जो हमने बहुत अरसे बाद देखा पिछले साल भी कि रावी मतलब लाहौर में वो इलाके पानी से भर गए जहां रावी मतलब कहीं 100 साल पहले तो गुजरा करता होगा, लेकिन अब कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, रावी का जहां वहां से आप ये गुजरने का। ग्लेशियर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, फाइनली ये बता दें, मतलब दिस इज द वेरी सीजन एक्चुअली अगर देखा जाए जहां हम टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो बहुत सालों से हम उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगता है कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि अगर टूरिस्ट को भी इनकरेज किया जाए आने के लिए तो हमारी तो बारिशें हमारा वो विंडो क्या होगी, वो एग्जैक्टली वो विंडो क्या बनती है, बिकॉज ये पैटर्न भी बदल रहा है। मैं जी क्लैरिटी दे दूं, इस साल जो मॉनसून का फर्स्ट फेज है यानी जून एंड और जुलाई, ये ज्यादा नॉर्थ रीजन के लिए एग्रेसिव है, नॉर्थ पाकिस्तान के लिए एज कंपेयर टू द सेकंड हाफ यानी जुलाई एंड इन अगस्त देन अर्ली सितंबर। यानी जो क्रिटिकल विंडो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 ऑफ जून टिल 30th ऑफ जुलाई। इसमें नॉर्थ रीजन पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान जिसमें शिगर, शयोक, अस्तोर एंड हुंजा नगर एंड आल्सो विजर एंड पाकिस्तान का नॉर्थ चित्राल, तीर, सुवात, कलाम, मानसेरा डिवीजन, इवन जो मुजफ्फराबाद है, ये पूरा एक वल्नरेबल पट्टी है पाकिस्तान के नॉर्थ में जहाँ पे टोरेंशियल रेन्स भी हो सकती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न जो ट्रफ्स हैं उसके कन्फ्लुएंस से खुदा ना खास्ता फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं और लैंडस्लाइडिंग भी होती है फिर उसके नतीजे में। लैंडस्लाइड बिल्कुल, और खुदा ना खास्ता इसके साथ साथ ग्लेशियर लेक फटने की इस साल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे ज्यादा होगी। हम तो फिर आपकी इस बात के बाद डॉक्टर तैयब हम तो नहीं इनकरेज कर सकते यहाँ बैठे हुए फॉर पीपल टू एक्चुअली प्लान अ वेकेशन अप नॉर्थ एटलीस्ट। नहीं मतलब विंडो दे दी है, विंडो तो दे दी है लेकिन फॉर स्पेसिफिक विंडो जी फॉर स्पेसिफिक तो विंडो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल 25 जून से 25 जुलाई तक वो कह रहे हैं ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव बारिशें हो सकती हैं। सो सेकंड फेज बेहतर होगा नॉर्थ रीजन में, और उससे पहले हमारे पास मई से अगर छुट्टियां हो जाएंगी तो 25 जून तक भी आपके पास टाइम है। यू वांट टू विजिट, यू कैन, यू शुड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह फॉर बीइंग हियर विद अस। इतना कट टू कट तो नहीं होता, मतलब हाउ नहीं है, ऐसे होते हैं वेदर साइकिल से। तो आप 26 को पहुंच जाएं, 25 जून से पहले का एक साइकिल है हमारे पास अवेलेबल। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मतलब हाउ डज वन डिसाइड कि जब ऑलरेडी बता दिया हो तो हम। और आप तो छुट्टी करके आ चुकी हैं, आप क्यों इतना सोच रही हैं? आई वाज एक्चुअली प्लानिंग व्हाइल वी वर टॉकिंग। पेशावर में के कॉलेजेस में क्या हो रहा है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। पेशावर के आला तालीमी इदारों में तलबा के असातिज़ा और दीगर स्टाफ से झगड़ों में इजाफा होने लगा है। क्यों हो रहा है वैसे, क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, टीचर्स को भी मार रहे हैं जी, बदतमीज हो रहा है। बताएं बच्चे। इस्लामिया कॉलेज में खातून टीचर के साथ तलबा की बदतमीज़ी के वाक़े की गूंज अभी थमी नहीं थी कि ज़री यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से घेराव और जलाओ की इत्तलात आने लगी हैं। तलबा का कैंटीन इंतज़ामिया से पराठे पर झगड़ा हुआ। पराठे पर झगड़ा हो सकता आप है, भी कर सकते हैं, पराठे पर हो सकता है। मैं समझ आ गई है मुझे सारी और बात। मामला इतना बढ़ गया कि तलबा ने वार्डन ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। होपफुली ये नहीं करेंगी आप, और सरकारी दस्तावेजात को आग लगा दी। नहीं, आई वुडंट, आर्सन की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन झगड़ा हो सकता है। यू कैन गेट सीरियस अबाउट पराठा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इससे पहले इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरार के साथ तलबा ने बदतमीजी की थी और मुबैना तौर पर खातून उस्ताद को हिरासा किया था। लेक्चरार गुलरुख की जानिब से वाइस चांसलर को लिखे शिकायती मरासिले के मुताबिक 12 मई को बॉटनी डिपार्टमेंट में क्लास के आधे लड़कों ने टेस्ट देने से इनकार कर दिया और सवालिया पर्चे फाड़कर उस्ताद के मुंह पर मार दिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? खातून टीचर और तालिबात को कमरे में बंद कर दिया। अब टेस्ट ना देने के बावजूद ग्रेड के लिए धमका रहे हैं। दिस इज टोटल हरासमेंट है। और महम कुरैशी हैं हमारी जियो न्यूज़ की हमारी साथी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। महम बता दें, ये इस्लामिया कॉलेज वाला वाकया था, ये इतना बड़ा इशू कैसे बना, क्या हुआ एग्जैक्टली? इस्लामिया कॉलेज है पेशावर की फीमेल फैकल्टी मेंबर ने वाइस चांसलर इस्लामिया कॉलेज को एक ख़त अरसाल किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि बॉटनी डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की और उनको हरास किया। उन्होंने ख़त में ये इल्ज़ामात जो है वो आयद किए कि जब वो 12 मई को सुबह 11 बजे बॉटनी डिपार्टमेंट की सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेने गई और वहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट लेना था। जब वो क्लास में पहुँची तो उन्होंने टेस्ट लेने का कहा तो कुछ लड़के जो है वो खड़े हो गए
गए और उन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया कि वो टेस्ट नहीं देंगे, और उन्होंने साथ ही साथ दीगर जो तलबा हैं उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जो है वो लड़के जो है उन्होंने टेस्ट पेपर जो है वो फाड़ कर वो टीचर के चेहरे पर भी फेंक दिया और उसके बाद वो क्लास से चले गए। इसी दौरान टीचर ने अपना टेस्ट जो है वो दीगर तलबा के साथ जारी रखा और कुछ देर बाद वो लड़के वापस आए और उन्होंने क्लास में आकर क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया और टीचर को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब टीचर ने बाहर जाना चाहा तो उन्होंने डिपार्टमेंट का गेट जो है वो भी बंद कर दिया और टीचर को सियासी ताल्लुकात की धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने टीचर को कहा कि अगर वो पासिंग ग्रेड उनको नहीं देंगी तो वो सियासी ताल्लुकात का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन नॉट इवन इमेजिन उस टीचर का क्या हाल हुआ होगा। तो अब हुकाम की जानिब से क्या एक्शन, कोई वादा वगैरह, इंक्वायरी, मतलब क्या डिसाइड हुआ, फिर क्या होना? जी, वो काम की जानिब से तो अभी तक ये हुआ है कि वाइस चांसलर इस्लामिया कॉलेज पेशावर प्रोफेसर डॉक्टर रहमान सलजूकी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया तो उसी दिन इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया था और एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई थी। जब तक उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ जो इस्लामिया कॉलेज की टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन है उन्होंने वाइस चांसलर से मुतालबा किया है कि इस केस के और इसी नौइयत के जितने और केसेस जो पेंडिंग हैं उनके जल्द अज जल्द फैसले किए जाए और तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए बावकार और महफूज तालीमी माहौल जो है वो फराहम किया जाए। और शुक्रिया, दिस इज टू मच और होपफुली कोई एक्शन और बर वक्त हो और मतलब कोई I'm just thinking about that teacher कि how is she going to teach those boys again, मतलब जो उसके मुंह पे पेपर्स फाड़े हैं, बंद कर दिया, ये बहुत ट्रॉमा है। मतलब बच्चे हैं, बदमाश हैं, क्या हो रहा है अभी? That's it. We're going to see you inshallah Monday 9 AM. Bye. Have a great week.